हमने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन इन पाठशाला। प्यारा सनी भैया आपके सामने हाजिर है। आज आपको वेक्टर की कुछ अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाऊंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ाऊंगा। ठीक है प्यारे, ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहाँ पे द ग्रेटेस्ट, हाँ जो कल सीरीज चल रही थी ना, उसी में कुछ क्वेश्चंस बचे थे, तो पहले वो क्वेश्चंस करा देता हूं, है ना। कल वाली क्लास में अगर करा देता तो ये ज्यादा लंबी नहीं हो जाती क्या, है ना। इसीलिए मैंने सोचा कि इसके लिए नई क्लास बनाई जाए जिसमें सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया जाएगा और कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि पेपरों में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलो तो एक क्वेश्चन देखो, बड़ा ट्रिकी है। द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर। मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, या ये मान लो ये कोई भी पॉइंट है, ठीक है, बड़ा पॉइंट बना दे रहा हूं। तो उस पर क्या लग रहा है, एक तो 29 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है। क्या दोबारा पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या यही दे रखा है, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। क्वेश्चन में ये दे रखा है द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। तो देखो यहां पे क्या है, ये रिजल्टेंट है ना कि फोर्स है। एक फोर्स नहीं है, ये दो फोर्स से बने हुए रिजल्टेंट है। यानी कि मान लो हमारे पास कोई F1 फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, हमारे पास इस बॉडी पे कोई F1 फोर्स लग रहा है और यहां ये F2 फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऐसे ही मान के चलो। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ग्रेटेस्ट फोर्स, है ना। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का सम F1 प्लस F2। क्या हुआ ग्रेटेस्ट का मतलब, F1 प्लस F2 कितना दे रखा है, 29 न्यूटन। कंफ्यूजन तो नहीं होगा। और यहां पे साफ साफ बोल रखा है एंड द लीस्ट रिजल्टेंट आर, लीस्ट रिजल्टेंट कितना है, 5 न्यूटन। तो मान लो रिजल्टेंट बोला है ना, तो F1 फोर्स होगा अपने पास माइनस F2 फोर्स होगा, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, 5 न्यूटन। ये लीस्ट होगा। ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, तो ग्रेटेस्ट कब आएगा, जब दोनों को जोड़ देंगे। अब लीस्ट कब आएगा, कम से कम जब दोनों को माइनस कर देंगे। ध्यान दो, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, फिर से देखो, इस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं x न्यूटन का, है ना। फिर इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लगा रहा हूं, सेम इसी डायरेक्शन में, वो लगा रहा हूं 22 न्यूटन का। तो इन दोनों का जो सम होगा x प्लस 22 वो ग्रेटेस्ट होगा। यानी कि डायरेक्शन भी एक ही हो, और सुनो, यानी कि डायरेक्शन भी एक ही हो, ठीक है, दोनों फोर्सेस की, तो वो क्या होते हैं, ऐड। तो इसीलिए मैंने दोनों फोर्स को ऐड कर दिया, यही इसमें ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी है। और लीस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि भैया एक फोर्स x यहां पे लग रहा है, एक फोर्स y यहां पे लग रहा है, ठीक है। तो y में से x घटा दो या फिर x में से y घटा दो, ठीक है। तो ये होता है लीस्ट फोर्स। तो अब यहाँ पे ये दो इक्वेशन बन गई अपनी, ये पहली बन गई, ये दूसरी बन गई। बड़ी गहरी बात है इस क्वेश्चन में। ये लोग सोचते हैं कि F1 ये दे रखा है, F2 ये दे रखा है, सो ही क्वेश्चन का कांड हो जाएगा। इसीलिए ऐसे कांड नहीं करना, पहले समझो क्वेश्चन की भाषा को। फिर बोला है इफ ईच फोर्सेस इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, ठीक है भैया, मतलब कि F1 को भी 3 न्यूटन बढ़ा दिया। आगे बोला है इफ ईच फोर्सेस इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, ठीक है भैया, F2 को भी, क्योंकि दोनों फोर्सेस को 3 न्यूटन बढ़ाया जा रहा है। तो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यू फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये जो भी दो नए फोर्सेस आए, मतलब ये जो आएगा और ये जो आएगा, ये दोनों अगर राइट एंगल पे लग रहे होंगे, तब बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। तो पहला काम क्या है, हमें F1 और F2 निकालना, यही है ना अपना पहला कर्तव्य। व्हाट इज आवर फर्स्ट ड्यूटी, फाइंड आउट F1 एंड F2। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे देखो, हाँ ये F2 मर जाएगा, दोनों इक्वेशन को मैं, चलो काटा कुटी नहीं कर रहा, यहीं पे डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। F1, इनको ऐड कर दो दोनों को, F1 प्लस F1 क्या हुआ, 2F1, और ये इससे मर जाएगा। ये भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34 न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे तो F1 आएगा तुम्हारा 17 न्यूटन। समझे प्यारे, कितना आसान है। अब यहाँ से F2 कैसे निकालोगे, 17 न्यूटन इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, F1 की जगह 17 न्यूटन पुट करो, और 17 में से 5 गए तो कितने बचेंगे बताओ जल्दी, 12 बचेंगे, 12 बचेंगे ना। तो F2 यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका 12 न्यूटन।
देख लो, सॉल्व करके देख लो, ये तो मैथमेटिक्स है छोटी वाली, है ना। हाँ हाँ सही है, 17 में से 5 गए तो 12 आएगा, तो ये दोनों आ गया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों फोर्सेस को अगर 3 न्यूटन इंक्रीज कर दिया तो ये क्या आएगा। देखो कुछ नहीं करना आपको, F1 17 प्लस 3 कितना आया बताओ जल्दी से, अरे बताओ यार, 20 न्यूटन। ठीक है, F2 प्लस 3 बोले तो 12 प्लस 3, ये आया 15 न्यूटन। ठीक है, ये कितना आया 15 न्यूटन। अब क्वेश्चन में साफ साफ भी बोल रखी है एक और चीज, इसको रफ कर देता हूं मैं। क्वेश्चन में साफ साफ ये भी बोल रखा है कि जो आपका आंसर आ रहा है वो दोनों 90 डिग्री पे लगा दिए जाएं। तो 20 न्यूटन हो गया, ये 15 न्यूटन हो गया, दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री का। तो बताओ नया रिजल्टेंट क्या होगा। तो आर डैश जो आएगा अपना वो आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि मैंने कल ही बताया था जब दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो इसका प्लस इसका दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो आर डैश आएगा आपका 400 प्लस 225, यही हो जाता है ना। तो यहाँ से जो आर डैश आएगा वो आएगा आपका 725, क्या आएगा 725। ठीक है, नहीं 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 गलत हो गया, 625 होगा। ये क्या हो गया, गलती नहीं करनी, 625। और 625 बताओ किसका स्क्वायर होता है, पता है क्या, बताओ जल्दी से। 25 का स्क्वायर क्या होता है, हैं बता दो। तो वो 25 का स्क्वायर हो गया ना। तो आंसर क्या आया, आंसर आया तुम्हारा 25 न्यूटन। यानी कि जो इसका एक्चुअल रिजल्टेंट आया वो क्या आएगा 25 न्यूटन, यहाँ कहीं होगा। ठीक है, डायरेक्शन पूछनी है, अगर डायरेक्शन पूछी होती तो ये थीटा एंगल निकालना था बस हमें। और तुम सबको पता है टेन थीटा क्या होता है, 20/20 यही होता है ना, तो वो डायरेक्शन भी निकल आती। टेन थीटा यार परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया ना, डायरेक्शन भी निकाल के दिखाऊं क्या, तो ऐसे निकलती टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो 20/15। काटो, काटोगे तो ये आएगा आपका 4/3। थीटा को क्या लिखते हैं यहाँ से, tan इनवर्स 4/3। तो ये आता है इसका आंसर। ठीक है, कोई शक समस्या दुविधा कष्ट पीड़ा, नो, आगे चले। कितना सिंपल है, देखो है तो बहुत सिंपल, लेकिन बार बार करोगे तभी प्रैक्टिस में आएगा। यहां पे सबसे बड़ी बात है ये ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट और लीस्ट, और ये क्या बोला यहाँ पे रिजल्टेंट, तीन चीजें हैं बस मेन। ग्रेटेस्ट का मतलब सब समझ लेते हैं, ग्रेटेस्ट वेक्टर कोई नहीं, ये रिजल्टेंट है दो वेक्टर का। दो वेक्टर का ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कब होगा, जब दो वेक्टरों को ऐड कर दो, है ना। तो जो भी आएगा आंसर वो रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन बनाई थी मैंने। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, F1 माइनस F2, तो वो आ जाएगा आपका 5 न्यूटन। ठीक है, ये तो मैंने लिख ही दिया इक्वेशन वहां पे, आप मुझे पूरी उम्मीद है ये समझे होंगे। आगे चले। देखो वेक्टर सब्सट्रैक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, चलो मैं पहले एक आपको क्वेश्चन कराऊंगा। मैं कहूंगा आपसे कि एक मेरे पास F1 फोर्स है, ठीक है, वो है आपका 4 न्यूटन। एक मेरे पास F2 फोर्स है जो मेरे पास है 3 न्यूटन, है ना। और ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो F1 फोर्स यहाँ पे लग रहा है ऐसे, और F2 फोर्स यहाँ पे लग रहा है ऐसे। ठीक है, तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं F1 माइनस F2 बताओ मेरे को क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना देखना है कि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सब्सट्रैक्शन। तो मैंने आपको बता दिया था कि फिजिक्स में नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, यहाँ पे वेक्टर में डायरेक्शन, है ना। यानी कि बढ़िया बात क्या है पता है, बढ़िया बात ये है कि एक्चुअली में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F1 प्लस माइनस F2, है ना। अब ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ, हमें ये पता चल गया अगर F2 की डायरेक्शन ऐसे है ना, और अब हम उसे माइनस कर रहे हैं, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, F2 को अपनी तरफ से उल्टा मान लेना चाहिए, यानी कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर लेनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, ऐसे था, वो डायरेक्शन अपनी मर्जी से अपोजिट कर लो। ठीक है, कितना आसान है। अगर मान लो F1 प्लस
F2 पूछा होता तब डायरेक्शन अपोजिट करते क्या? तब नहीं करते, तब F1 ऐसे ही लेते, F2 ऐसे ही लेते। ठीक है, तो समझे प्यारे कितना आसान है। यानी कि अगर मैं इसे पैरेललोग्राम लॉ से देखूं तो ये तो मेरा F1 है, F1 तो ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि उसके आगे क्या है? पॉजिटिव। F2 सीधे था, मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो डायरेक्शन को जब मैंने चेंज किया इसकी को, तो आप ऐसे कौन से लॉ से देखना चाहिए हमें? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं? पूंछ से पूंछ मिला, तो मैं क्या करूंगा? एक्चुअली में हमारा F2 ये था, लेकिन ये क्या है अब अपना? माइनस F2 है कि नहीं है? तो मैं इसकी पूंछ पकड़ के यहां रख देता हूं, यानी कि ऐसे कर देता हूं F2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, जैसे वेक्टर में एडिशन करते थे ना, जैसे वेक्टर में एडिशन करते थे सेम वैसे ही काम करना है, सेम वैसे ही काम करना है। तो हम क्या करेंगे? F1 की वैल्यू देखेंगे या 4 न्यूटन है, F2 की वैल्यू देखेंगे वो कितनी है? 3 न्यूटन है, एंगल देखेंगे 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे प्यारे? रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि 2ab cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0, तो रिजल्टेंट आएगा आपका 5। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, तो यहाँ 25 आएगा, उसका आंसर आएगा 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा प्यारे इन दोनों का, वो हो जाएगा 5 न्यूटन। कितना आसान है। नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे क्या है? अगर वेक्टर ऐसे दे रखा है तो उसको तुरंत नीचे कर लो। समझ में आया? कितना आसान है, तुरंत नीचे कर लो, है ना? समझ में आया? मान के चलो मेरे को ये दे रखा है वेक्टर ए। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, ये आंसर समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने? तो मैं रफ कर देता हूं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? R इक्वल टू 5 न्यूटन। ये क्वेश्चन यहीं पड़ा रहने दो, एक और करो। एक और क्वेश्चन देखो, बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। मान लो ये अपने पास वेक्टर ए है, जिसका मैग्नीट्यूड है जिसका मैग्नीट्यूड मैं देता हूं आपको 6। ठीक है, और एक अपने पास ये वेक्टर है बी, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन। ठीक है, दोनों के दोनों फोर्स है, मतलब एक ये पॉइंट है, इस पे फोर्स लगाया जा रहा है खींचने वाला, एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है। तो ए इक्वल टू 6 न्यूटन, बी इक्वल टू 8 न्यूटन। तो मैं यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा हूँ, एक तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए प्लस बी बताओ क्या होता है ना, और दूसरा मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, एक सेकेंड। एक तो मैं पूछ रहा हूँ ए प्लस बी बताओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। एक मैं पूछ रहा हूँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बताओ। तो बताओ आपका जवाब क्या होगा? ए प्लस बी सनी भैया, इसका मतलब ये हुआ कि या तो इसे पैरेललोग्राम लॉ से निकालो या उसे वेक्टर के फॉर्म ट्रायंगल लॉ से निकालो। तो यहाँ पर मुझे लगता है पैरेललोग्राम से ही निकाल देता हूँ मैं। ठीक, किसी से भी निकाल लो यार, ड्रॉ तो ऐसे ही करना है वेक्टर। ठीक है, तो ए प्लस बी कैसे करोगे? ए प्लस बी का मतलब हुआ यानी कि रिजल्टेंट, यानी कि इसका रिजल्टेंट, एक तरीके से मैं शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ, ये निकालो, है ना। तो आर डैश क्या हो गया? रूट के अंदर ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन में यार मैंने एक चीज़ नहीं दी आपको, एंगल थीटा ले लेना आप मेरे से 60 डिग्री। थीटा कितना है इन दोनों के बीच में? 60 डिग्री, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ये देना भूल गया था। 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस 2ab कॉस 60, यही हो जाएगा ना। ओके, तो आर डैश कितना आया? इसको ऐड करो तो 100 हो जाएगा, ऐड कर लेना। 36 प्लस 64 कितना होता है? 100 प्लस, अब देखो ये कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12, 12 इंटू 8 कॉस 30 की वैल्यू कितनी, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे? 1/2, ये इससे कट जाएगा 4 बार। ठीक है, तो आर डैश एक्चुअली में क्या आएगा यहाँ पे? ये 12 4 जा कितने होते हैं? 48 होते हैं ना, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 148। ठीक है, तो 148 न्यूटन आता है। अगर हम ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस बी को मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ देता हूं, आर, सिर्फ आर, यानी कि अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं? आर। तो ध्यान दो, ध्यान दो, ए प्लस बी में हमने आर डैश ये निकाला, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम ए माइनस बी करेंगे, जब हम ए माइनस बी करेंगे, तो हमें दो चीज पर फोकस करना है। एक तो पहले हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। ए माइनस बी के लिए तो ए तो यही रह जाएगा, कौन दिक्कत नहीं, है ना। वेक्टर ए कितना है? 6 न्यूटन। अब देखो, जब मैं इसको ऐसे 8 न्यूटन ऐसे है ना, ऐसे,
8 न्यूटन कैसे, ऐसे। अब जस्ट इसका अपोजिट लूंगा ना, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, तो माइनस के लिए मैं क्या करूंगा, जस्ट इसका अपोजिट लूंगा। मतलब पहले ऐसे था सीधे, अब उसका जस्ट अपोजिट ले लिया मैंने। इसका अपोजिट कैसे होगा, मतलब इसी लाइन को एक्सटेंड कर दो और एरो पीछे की तरफ लगा दो, इसी लाइन को खींच दो पीछे की तरफ और एरो पीछे की तरफ लगा दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अब देखो यहां आपको एंगल कितना दे रखा है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया 6 न्यूटन, और मैंने बी को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया, यानी कि 8 न्यूटन। ठीक है, अब जब मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा, हाँ मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका रिजल्टेंट निकाल रहा हूं बड़े प्यार से। आर इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 8 न्यूटन, यानी कि बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 6 इंटू 8 कॉस थीटा। क्या आएगा यहाँ पे, कॉस थीटा। अब आएगी यहाँ पे कॉस थीटा। ये थीटा एंगल कैसे लेना है सर, वहां तो चलो हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल 60 दे रखा था, हमने ले लिया, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज नहीं हो गया क्या, इसे उल्टा करने से ये एंगल चेंज हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ देखो 60 है। अब देखो एक बात बताओ, ये पूरा एंगल कितना होता है 180, तो 180 में से 60 माइनस करोगे तो ये वाला एंगल निकल आएगा ना, वो कितना निकलेगा, 120 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 120 डिग्री निकलेगा ना। अरे बोलो हाँ। तो यहां से हमें ये पता चला कि जब हम माइनस करते हैं, यानी कि a माइनस बी करते हैं, तो माइनस करते समय जब हम वेक्टर को अपोजिट ले लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं, तो एंगल भी चेंज होता है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के टाइम हमें दो चीज पे फोकस करना है। किस किस चीज पे, एक तो जिस चीज को घटाया जा रहा है उसका डायरेक्शन अपोजिट ले लो, ठीक है, और दूसरी चीज इन दोनों के बीच का कोई एंगल देखो क्या है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, यहाँ cos 120 डिग्री रखा, वहां क्या रखा था cos 60। प्यारे देखो कितना बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ पे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप रसगुल्ला बर्फी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे तो, है ना। तो यहाँ पे देखो R इक्वल टू ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका cos 120 है ना, cos 120 होता है माइनस में, तो 2 इंटू 6 इंटू 8 माइनस 1/2। ठीक है, ये आपको पता होगा अगर टिग्नोमेट्री आती होगी तो, 2 से 2 मर जाएगा, ये हो जाएगा 8 से 48, यानी कि आर ना, ये 48 हो जाएगा, है ना। तो रूट के अंदर 100 माइनस 48, आंसर देखो क्या आएगा। 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 2, हाँ यहाँ बचेंगे। 9 में से 4 गए तो कितने बच रहे हैं भैया, 5। ठीक है, तो रूट के अंदर 52 आंसर आ जाएगा, कितना सिंपल है। तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ये न्यूटन में हो गया। ओके प्यारे, ओके प्यारे, समझ में आया प्यारे, कितना आसान है। तो ऐसे होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो आगे आगे देखते हैं। देखो यार, ये एडिशन मोर देन 2 वेक्टर से पहले ना मुझे एक और बार इसके कुछ क्वेश्चंस और कराने चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक पेज एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, और पेज एक्स्ट्रा लेने के साथ साथ, क्योंकि मेरा ये मूल धर्म बनता है मैं ऐसे ब्लैक करूँ, मुझे काली चीज़ें पता नहीं क्यों ज़्यादा पसंद हैं काली चीज़ें नहीं पसंद मुझे, मुझे सिर्फ काले बोर्ड पसंद है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि काला तो यार मैं खुद ही हूँ ठीक है, समझ रहे हो ना मुन्ना। भारी मेहनत के बाद हमारे पास काला पेज आ गया है। तो अब देखो मैं आपको वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके एक और बार दिखाता हूँ बढ़िया तरीके से। तो जैसे कि देखो अपने पास ये वेक्टर ए है, ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, मतलब ड्राइव, ये अपने पास वेक्टर ए है ना, ये अपने पास वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ठीक है प्यारे, अब हमें क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो हमें पहले देखो क्या करना पड़ेगा, ए को तो ऐसा ही रहने देना है, ठीक है, बी की डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर देना है। ठीक है, ये एंगल थीटा था, तो ये कितना हुआ 180 माइनस थीटा, जैसा कि अभी बताया। अरे देखो ना यार, ये एंगल क्या है 180, पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए और ये हो जाएगा वेक्टर बी, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल कितना 180 माइनस थीटा। अब रिजल्टेंट कैसे लिखोगे, रिजल्टेंट इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, यही तो लिखोगे। अरे भैया दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट ऐसे ही लिखते हो, कॉस 180 माइनस थीटा लिखोगे यहाँ। अब एक बात बताओ, आर इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, देखो 180
ये होता है, ये 90 होता है ना, ये 0 होता है। 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, तो ASTC यानी कि ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ साइन और इसका उल्टा, साइन और उसका उल्टा क्या हो गया, कोसेक, वो पॉजिटिव रहता है, बाद बाकी के सब नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा होगा, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, यही आएगा लौट के। तो रिजल्टेंट निकालना है सब्ट्रैक्शन में, तो वो ये होगा, है ना, यानी कि आर, यहाँ पे आर क्या है, ये है, ठीक है, यहाँ पे आर क्या है, ये। एक्चुअली में हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो सही तरीके से इस तरीके से दर्शाएंगे। क्या ये समझ में आया, है ना। वैसे तरीका ही सीखो यार आप, ये तरीका सीखो, ये एंगल पता हो आप रख दो, माइनस माइनस के झंझट में मत पड़ना फिर, है ना। चलो आगे देखो, आगे देखो। अब जब दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करने हो, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स जब ऐड करने की बारी आए, तो क्या करेंगे, हम पॉलीगन लॉ लगाएंगे। बहुत सिंपल होता है पॉलीगन लॉ, देखो कितना सिंपल होता है, मैं समझाऊंगा। वैसे जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो टफ लगेगा। पॉलीगन लॉ कैसे लाएंगे, जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक वेक्टर ए है ना, और ये एक वेक्टर वी है ना, ये दूसरा वेक्टर सी है, तीसरा, है ना, ये चौथा वेक्टर डी है। अब ये 4 वेक्टर हैं, 1 2 3 4। अब इन चारों को हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो देखेंगे इसका रिजल्टेंट क्या है। तो देखो ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर की फॉर्म में अगर ड्रॉ करना है तो होता क्या है, एक्चुअली में रिजल्टेंट जो होता है यहाँ पे वो हो जाएगा इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है ना उसके बीच की दूरी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। तो देखो एक्चुअली में मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट जो है हम इसका ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा आर। पूछो हमने ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया, है ना, ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ किया, देखो उसके पीछे का कारण क्या है, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे आ गई, मतलब हम जहां से चले थे वहीं आ गए। इसका मतलब क्या है, एक साइकिल बन गई वेक्टर में। और जब भी कभी साइकिल बन जाती है, मैं यहाँ पर साफ साफ लिख दे रहा हूँ नोट डाल के, ठीक है, जब भी कभी वेक्टर में, जैसे कि ये 3 वेक्टर है, मान लो ए बी, ठीक है, और ये सी, ठीक है, सी, सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 बिकॉज प्रॉपर साइकिल ऑफ 3 वेक्टर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, 4 की भी बन सकती है। साइकिल का मतलब क्या हुआ, हम जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पर वापस आ गए, है ना, इसीलिए ये साइकिल कंसीडर नहीं करते। इसीलिए हम जब रिजल्टेंट बनाते हैं प्यारे, हम जब रिजल्टेंट बनाते हैं तो ये ऐसी लाइन लेते हैं, ना कि वो वाली, ठीक है। तो इसको मैंने बड़े प्यार से रफ कर दिया। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो अब पॉलीगन लॉ कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए पॉलीगन लॉ कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखो दोबारा सुनो, मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर ये है बी, है ना, एक वेक्टर है मेरे पास सी, है ना, एक वेक्टर है मेरे पास डी। अब मैं कह रहा हूं कि इन चारों वेक्टर को हमें ऐड करना है, तो हम ऐड करने के तरीके को देखो कैसे फॉलो करेंगे। हमें कुछ नहीं करना, वेक्टर की डायरेक्शंस को बिना छेड़े यूज करना है। मतलब इस वेक्टर को पकड़ के मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना छेड़े यहाँ ड्रॉ करूंगा। देखो ए, अब बी वाला वेक्टर देखो कैसा है, नीचे की तरफ तो बी, ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं छेड़ा छाड़ी की मैंने। और ये सी है, ये क्या है, सी, ठीक है, तो मैंने सी को पकड़ा यहाँ पे अटैच कर दिया, तो ये हो जाएगा सी, ठीक है प्यारी। अब ये डी है, तो डी को मैंने ऐसे पकड़ा और यहाँ पे अटैच कर दिया। तो अब जो इसका रिजल्टेंट होगा, अब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये उसका रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना। यानी कि ये हो गया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए बी, हाँ वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर डी। तो ठीक है, ए बी सी डी, इस तरीके से मैंने पकड़ लिए सारे वेक्टर। अब मैंने उन्हें ऐड कर दिया तो रिजल्टेंट निकाल लिया। कैसे निकालूंगा रिजल्टेंट, देखो ध्यान देना, देखो बहुत बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूं और एंड तक ले जाता हूं, पूरा टॉपिक कंप्लीट करता हूं मैं। अब यहाँ पे देखो ए और बी को जब मैं जोड़ूंगा, किसको, ए और बी को जब मैं जोड़ूंगा,
तो इसका एक रिजल्टेंट आएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ मेथड से देखेंगे तो वो रिजल्टेंट हो जाएगा ये वाला R1। ठीक है, क्या आया R1। तो इन दोनों को जोड़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो ये वाला रिजल्टेंट आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये मैंने है ना R1 निकाल लिया। अब देखो जब अपने पास इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया तो ए बी का कोई काम नहीं बनता, इन्हें कैंसिल कर दो। ए बी का कोई काम नहीं बनता, इन्हें कैंसिल कर दो। तो अब किसको देखेंगे, R1 और C को, और R1 और C को जब देखेंगे तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट देखेंगे तो वो ये हो जाएगा। तो अब इस रिजल्टेंट को बोल देता हूं मैं R2। क्या बोल देता हूं, R2। ठीक है प्यारे, अब देखो जैसे ही हमारे पास R2 निकल आया, जैसे ही हमारे पास R2 निकल आया, तो अब हम कुछ किस चीज पे फोकस करेंगे, जो वेक्टर हमारा रह गया है। हमारा कौन सा वेक्टर रह गया है, डी वेक्टर रह गया है। तो अब देखो R2 प्लस डी, यहाँ पे क्या होगा R2 प्लस डी। ठीक है, R2 और D को जब जोड़ेंगे तब ये वाला रिजल्टेंट आ जाएगा। अब ये वाला रिजल्टेंट आ जाएगा। एक और बार सुनो, आप घबराना नहीं कि भैया ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे सवाल नहीं पूछते आपसे। 3 वेक्टर ज्यादा से ज्यादा जुड़वाएंगे आपसे, है ना। अगर ज्यादा जुड़वाएंगे तो उसका एक और तरीका होता है वेक्टर रिजोल्यूशन वेक्टर, मैं उससे भी करके दिखाऊंगा, है ना। पहले आप इसे सीखने की कोशिश करो। देखो ये आपको समझ में आया कैसे जोड़ते हैं, एक और बार समझो, क्योंकि पहली बार में समझ में नहीं आता। तो वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा। अब इन दोनों के रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, ये रहा भैया, इसको मैंने बोल दिया R1। यहाँ पे देखो इस फिगर में परफेक्ट समझ में आएगा। अब देखो क्योंकि अब मेरे पास इन दोनों वेक्टर को तो मैंने जोड़ दिया, तो उसका रिजल्टेंट आया R1। अब मेरे को इस रिजल्टेंट को सी वेक्टर के साथ जोड़ना है। R1 के लिए हमने क्या किया, ये कर दिया ऐसे, है ना। और इस सी को देखो ये कैसे है, ऐसे। ठीक है, R1 प्लस सी, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये, इसको मैंने बोल दिया R2। अब देखो R2 प्लस डी, क्योंकि R2 ऐसे और D ऐसे, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा R। क्या हो जाएगा R। एक्चुअली में मेरे को R कैसे निकालना है, देखो पहले क्या कर रहा हूं मैं, R इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही तो है। जब मैंने ए बी को जोड़ा तब आया R1, है ना। जब मैंने R1 प्लस सी प्लस डी, ये लिख दे रहा हूं, और जब मैंने R1 प्लस सी को जोड़ा, R1 प्लस सी को जोड़ा तो क्या आया R2, है ना, प्लस ये वाला डी मैंने यहाँ पे ले लिया नीचे, तो डी। ठीक है प्यारे, अब देखो तो R इक्वल टू क्या हो गया, R2 प्लस डी। ऐसे जोड़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन कराता हूं प्यार से, एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं इसका बड़े प्यार से, है ना। तो ये समझ में आया, यहीं पे करा दूं कहीं, ये आगे ऐड करना पड़ेगा पेज। हाँ है तो क्वेश्चन, चलो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने बोला आपसे कि ये है मेरा 5 न्यूटन का वेक्टर, या 5 मीटर बोल दिया इसको। मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति 5 मीटर डिस्टेंस चला, ठीक है ना। फिर मैंने आपसे बोला वो फिर मुड़ गया इधर की तरफ किसी एंगल पे, कितना मुड़ गया भाई साहब, मैंने बोला 120 डिग्री मुड़ गया। ठीक है भैया, मान लिया। ये कितना चला, 10 मीटर, मान लिया। फिर उसका मन आया कि मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। कितने मीटर जाऊंगा, उसने कहा मैं नीचे की तरफ जाऊंगा भैया 12 मीटर, नहीं 10 मीटर ही कर लो इसको, 10 मीटर नीचे की तरफ जाऊंगा। यानी कि फिर हमने ये पाया कि ये एंगल जितना नीचे गया ऐसे, तो वो कितना गया यहाँ से ये ले लो 30 डिग्री एंगल। तो अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा बता सकते हो क्या? देखो ये क्वेश्चन ना बहुत आसान बना दिया मैंने, पूछो कैसे। देखो एक्चुअल में ये देखो इनिशियल पॉइंट तो व्यक्ति का ये था, और जाना किधर है, इसे फाइनल यहाँ पे। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट जो होता है वहां से वहां तक की दूरी जो होगी वही रिजल्टेंट हो जाएगा। तो देखो कुछ भी मानो 5 मीटर तो इसको चलना ही पड़ेगा फिर यहाँ पहुंचेगा। तो आप क्या करोगे, जैसा मैंने मेथड बनाया तो उस हिसाब से पहले इसका रिजल्टेंट निकालोगे, है ना। सॉल्व करके जो भी आया, मान लो रिजल्टेंट आया x, निकाल लिया, है ना। अब आप क्या करोगे पता है, इस रिजल्टेंट का इस्तेमाल करोगे और इस वाले वेक्टर का इस्तेमाल करोगे, और इन दोनों के बीच के एंगल का इस्तेमाल करोगे, फिर इसे निकालने की कोशिश करोगे। इस हिसाब से ये आंसर नहीं आएगा, इस हिसाब से ये आंसर नहीं आएगा। फिर कैसे आएगा भैया, देखो फिर ये ऐसे आएगा, मैं बताता हूं, ये करना ही नहीं है, इस झमेले में पड़ो ही मत। देखो
आपको कुछ नहीं दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है, दूसरा वेक्टर ये दे रखा है ना। तो इन दोनों वेक्टर्स का इस्तेमाल करना है, इसका और इसका। तो ए ई ऐसे गया, और यहां से यहां तक का जो वेक्टर इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट आएगा, यानी कि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी। अच्छा प्यारे एक बात बताओ, क्या हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल दे रखा है वो 30 है क्या? यहाँ पे एंगल और चेक करके बताओ एक बार, क्या ये एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच का ठीक है? क्या हमें यही एंगल लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि जब भी हमें एंगल कंसीडर करना होता है, देखो सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं, जब भी हमें एंगल कंसीडर करना होता है तो हम एंगल देखते हैं टेल से टेल मिला, तो इसकी टेल वहां मिलानी होगी, तो ये वेक्टर कैसे एक्सटेंड हो जाएगा? ऐसे। तो ये जो एंगल होगा ना, एक्चुअल में ये वाला एंगल होगा, वो होगा 150 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हुआ? 150 डिग्री। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट इक्वल टू आएगा रूट के अंदर 10 का स्क्वायर, है ना, प्लस रूट के अंदर 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab cos 50, 2ab cos 150 को सॉल्व करो फटाफट। तो यहाँ से रिजल्टेंट आएगा आपका 100, सॉल्व करोगे तो इसको 200, दोनों को जोड़ दिया ना, 200 प्लस 200 मल्टीप्लाई cos 50 की वैल्यू बताओ क्या होती है? अरे cos 50 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? cos 90 प्लस, बताओ जल्दी से, cos 90 प्लस 60, और cos 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा? sin 60। हो जाएगा कि नहीं? बताओ बताओ, होगा 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 कि नहीं? होगा या नहीं बताओ? हाँ ठीक है भैया, sin 60 हो जाएगा, है ना। और ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया ये भी तो बताओ। ये हो गया ऑल, ये हो गया साइन। ये बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव में होता है। किस में होता है? नेगेटिव में। तो माइनस साइन 60 हो जाएगा ना एक्चुअल में। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी -√3/2। वो क्या होगी? -√3/2। एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी -√3/2, ठीक है। और 2 से ये कट जाएगा 100 बार। आंसर आएगा इसका 200, रूट के अंदर 100 कॉमन ले लो इसमें से, तो यहाँ आएगा 2, और ये आ जाएगा आपका -√3, ठीक है। जब 100 का वो खोलोगे तो ये आएगा r=10 रूट के अंदर 2 -√3। ये तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया मीटर में। और इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इसका ये है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, मतलब इस वाले वेक्टर के पैरेलल, कहने का मतलब ये है। तो अब आपको क्या करना है? ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर जो हो जाएगा उसे बोलेंगे हम फाइनल रिजल्टेंट, यानी कि r डबल डैश बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? r डबल डैश। तो यहाँ से r डबल डैश निकाला तो क्या करेंगे हम? 5 प्लस इस चीज को जोड़ देंगे 10 रूट के अंदर 2 -√3 मीटर। ठीक है प्यारे, कोई डाउट यहाँ तक? कितना सिंपल है सिंपल के नहीं है कि नहीं है? सिंपल, इट इज वेरी इजी, है ना। पहले कुछ नहीं किया, हमने इस ट्रायंगल को देखा, इधर था, ठीक है। अगर आप पहले इस वाले रिजल्टेंट को निकालते, फिर इस रिजल्टेंट का इस्तेमाल करते, तब ये वाला रिजल्टेंट निकालते, तब भी आता आंसर तब भी आता, लेकिन तब वो मेथड जो है लेंदी हो जाता। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? तब वो मेथड जो है लेंदी हो जाता। इसीलिए अभी आप कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा, है ना। उसके बाद ये सारी चीजें आपके माइंड में, यानी कि भेजे में घुस जाएंगी। एक और क्वेश्चन देखो, वेक्टर ए इक्वल टू, ये मान लो 5 मीटर है ना, ये मान लो वेक्टर बी इक्वल टू 6 मीटर है, और ये क्वेश्चन में ही दे रखा है वेक्टर सी, इसको सी बोल दे रहा हूँ, सी 8 मीटर है। अब ये रिजल्टेंट हो जाएगा ना इसका, ये इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, है ना। और यहाँ पर रुको रुको, एंगल भी दे रखे हैं। ये एंगल जो दे रखा है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है ना। ओके, नहीं नहीं नहीं, ये एंगल नहीं दे रखा, ये तो एंगल ही नहीं दे रखा, सॉरी, दिस एंगल इज नॉट गिवन। ये एंगल दे रखा है थीटा इक्वल टू
एक सेकेंड, थीटा इक्वल टू 30 क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ 120, और ये वाला जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब निकालो भाई साहब, कैसे निकालोगे? तो फिर से क्या करोगे, आपने इसमें मेथड कौन सा लगाना है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दूं? तो बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर ए और वेक्टर बी को मैं जोड़ देता हूँ, है ना, तो इसको मैं आर बोल देता हूँ। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ना। जब इसको जोड़ेंगे तो यानी कि आर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, रूट के अंदर ए स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी क्यों लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट 5 इंटू 6 लिखूँ ना, है ना, मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा कितना है, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। क्या ये एंगल लूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एंगल के लिए मुझे इसकी टेल और इसकी टेल मिलानी होगी। तो इस काम के लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक्सटेंड कर लूंगा ऐसे आगे की तरफ, तो ये जो एंगल होगा वो लूंगा ना मैं। तो 180 में से 120 गए तो कितने बचे, 60 डिग्री। तो ये एक्चुअल एंगल में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ हो जाएगा cos 60, cos 60 को रिजल्टेंट में सॉल्व करूं। मैंने कल भी लिखवाया था कि टेल और टेल के बीच का एंगल लेते हैं, टेल और टेल के बीच का एंगल लेते हैं। देखो आप बेशक ये वाला पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, ये वेक्टर ए होता है, ये वेक्टर बी होता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वही तो लेते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, टेल और टेल के बीच का एंगल लेते हैं। तो इसकी टेल यहाँ पे थी, इसका हेड था, मैंने अपने मन में इसको एक्सटेंड कर लिया और इसकी टेल से मिला के 60 डिग्री लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 5 2 जा 10, 10 इंटू 6 हो जाएगा 60 इंटू कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, तो ये हो जाएगा फिर से 30। तो इन सबको जोड़ो तो आंसर देखो कितना आएगा, 30 प्लस 30 66 हो गया, ये 36 है ना, ये 66, और 66 प्लस 20 कितना होता है भैया, हाँ ये होता है आपका 86, 86 में 5 और जोड़ दो तो हो जाएगा ये 91, तो ये आएगा रिजल्टेंट 91। ठीक है, तो ये अभी आर की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 91, तो रूट के अंदर 91, ये 91 हो गया। ये 8 मीटर पहले से ही दे रखा है। देखो ध्यान दो, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, फिर चाहे इसकी टेल में टेल मिला लो, ये भी 90 डिग्री एंगल आएगा, आएगा कि नहीं? फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर इस वेक्टर का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर का स्क्वायर, रूट 91 का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर 8 स्क्वायर। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और cos 90 क्या हो जाता है, cos अगर 90 रखूंगा, मान लो 2ab रखता, ठीक है, और cos 90 रखूंगा तो 0 हो जाएगा ना, तो छोड़ो, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 91 प्लस 8 8 जा 16, तो रिजल्टेंट जो आएगा रूट के अंदर वो आएगा आपका 7 और 9 1 कितना आया, हाँ सही है 107। तो टोटल जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 107, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ठीक है प्यारे, तो ये है असली आंसर, है ना, समझ में आया? अब देखो ये समझ गए सब चीज, अब मैं आपको है ना बेसिक चीजें और बता देता हूं। जब भी दो वेक्टर के बीच में, इन बिटवीन टू वेक्टर्स एंगल इज 90 डिग्री, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो रिजल्टेंट निकालने का, वो होता है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, थीटा इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब क्या होता है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो इसमें रिजल्टेंट डायरेक्ट निकलेगा ए प्लस बी, क्या करके, ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो। तीसरी कंडीशन, ठीक है, तीसरी कंडीशन, जब भी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, हाय हाय थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए इज एन ए इज, ए यार क्या हो रहा है ये, हाँ ए इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट निकालने के तरीके हैं। आप मुझे लगता है पॉलीगन लॉ को समझ पाए होंगे आसानी से, और सारी चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी।
देखो अभी तक आपने बेहतरीन क्वेश्चन कर लिए, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन का अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि बिना रिवीजन के ना आप फिर भूल जाओगे कि कॉन्सेप्ट क्या था। अगर बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा ना तो मजे नहीं आएंगे। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। देखो प्यारे, यहाँ पे देखो, जैसे कि ये अपने पास वेक्टर ए है ना, और ये मान लो वेक्टर वी है। तो वेक्टर ए में से वेक्टर वी घटाना है तो क्या करोगे, पहली लाइन, पहली चीज क्या करना है, क्योंकि माइनस किसके आगे, बी के आगे, तो बी को जस्ट उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ना, है ना, कुछ ऐसा ही तो हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, अगर मान लो ए बी प्लस करना होता तो रिजल्टेंट ऐसे बनता, आर इक्वल टू क्या होता, ए प्लस वेक्टर वी। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब हमें ये माइनस करना है, अब हमें ये माइनस करना है, तो देखो क्योंकि इसके टेल से टेल मिल रही है तो आप यहाँ पे लॉ पैरेललोग्राम लगा सकते हो ना वेक्टर एडिशन के लिए। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या करोगे, एक पैरेललोग्राम बना दो, ऐसा ही पैरेललोग्राम बना दो, फिर यहाँ पे ये रिजल्टेंट लिख दो आर डैश बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आर डैश क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ए माइनस बी। क्योंकि दो तरीके होते हैं रिजल्टेंट लिखने के, इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या होते हैं, रूट के अंदर अभी अभी बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, एक तो ये होता है। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा कौन सा एंगल लेना है, जो एंगल गिवन है, गिवन कौन सा एंगल है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे थीटा कौन सा एंगल लेना है आपको, थीटा इज एंगल गिवन, जो पहली बार में ही दे रखा है। अगर आपने मान लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया और फिर आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देख रहे हो तो ये जो एंगल है, ये एक्चुअल में जो एंगल है इसी को बोलते हैं 180 माइनस थीटा। तो ऐसा मत करना, यहाँ पे ये वाला थीटा लेना है। ठीक है, अगर मान लो आप रिजल्टेंट आर लिखना चाह रहे हो तो एक और फॉर्मूला होता है इसके लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह आता है -2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये जो थीटा एंगल है वो कौन सा लोगे आप, यही वाला एंगल लोगे। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, कभी कभी कॉस थीटा भी रख लेते हैं और माइनस का साइन भी ले लेते हैं और एंगल रख देते हैं ये वाला, ना गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, थीटा इनिशियल जो एंगल गिवन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से एंगल तुमने लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो, अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, अगर हमें डायरेक्शन निकालना है, रिजल्टेंट क्यों डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, tan अल्फा लोगे। डायरेक्शन क्या होता है, यही तो होता है अल्फा, है ना, एंगल इन बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर बी। यहाँ पे ये वेक्टर बी है, यहाँ ये वेक्टर ए है, अब ये रिजल्टेंट एंगल अल्फा ये हो गया। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं निकालूंगा tan अल्फा। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो tan अल्फा के लिए मुझे पता है साइन थीटा होना चाहिए अपॉन कॉस थीटा होना चाहिए, जैसा कि मैं याद करा चुका था, है ना। पर एक बात देखो प्यारे, यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, 180 माइनस थीटा, क्या है 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो फिर थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 180 माइनस थीटा रखना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी 180 माइनस थीटा रखना पड़ेगा। ओके प्यारे, अब देखो मैंने क्या बोला था कि इस वाले एंगल के सामने वाला पहले लेंगे, तो ये क्या है, वेक्टर ए। तो यहाँ पे वेक्टर ए का मॉड, यहाँ पे वेक्टर ए का मॉड, और वेक्टर बी क्या है, जो इससे टच है वो वेक्टर बी है, इसको यहाँ पे ऐड कर दो। जो इस एंगल से जो साइड टच होगी उसको हम ऐड करते हैं, और उसके सामने वाली साइड यानी कि ये वाली मान लो वेक्टर ए, तो उसको हम क्या रखेंगे इसके साथ। ठीक है प्यारे, समझ में आया। तो tan अल्फा ऐसे निकालेंगे, tan अल्फा जो होगा वो होगा मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा आ जाएगा यहाँ, क्योंकि 180 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा ही होता है। ठीक है, आपको पता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, तो साइन थीटा अपॉन मॉड के अंदर भी। अब देखो बढ़िया बात ये है, यहाँ कॉस 180 माइनस थीटा, इधर क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा लेकिन माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस में ए कॉस थीटा। तो tan अल्फा निकालने का ये जादुई तरीका है। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा अब जो नीट और जेईई मेंस में पूछे गए हैं, बढ़िया प्रॉपर तरीके से। ठीक है,
और पुराने एडवांस में भी पूछे गए हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूं जिससे बेसिक्स तुम्हारे और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो। दो वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बहुत ही सिंपल है, ध्यान दो। आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, ए, एक वेक्टर है बी ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला, ए प्लस बी का मॉड। इन्होंने क्या बोला है, अगर हम ए प्लस बी करेंगे, ठीक है, तो मैं ए प्लस बी करूंगा तो क्या आएगा, रिजल्टेंट ये आएगा, ट्रायंगल लॉ से देखूंगा तो। ठीक है, तो ये आर को ही तो बोल रहे हैं रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मॉड कैसे निकालते हैं हम, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, कॉस थीटा। ठीक है प्यारे, कोई खतरनाक कहानी है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन्होंने ये बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। अगर हम यहीं पे ए माइनस बी कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। यानी कि देखो, अब ए तो अपना वेक्टर यही रहेगा, वेक्टर बी के आगे क्या लगा है, माइनस, तो इसको यहां से पकड़ के ये ऐसे जा रहा था, प्यारे इसको उल्टा बना लो, उल्टा बना लिया। ठीक है, अब देखो मैं जो सजेशन देता हूं वो क्या कहता हूं कि ए प्लस बी को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब यहां देखो, क्योंकि यहां पॉइंट से पॉइंट मिल रहा है तो हम यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं ना, तो पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, और ये हो जाएगा अपना रिजल्टेंट, ये हो जाएगा अपना रिजल्टेंट आर। तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों बराबर हैं, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, आपने ये क्या निकाला, अभी ये निकाला ए प्लस बी का। ठीक है, अब क्या करोगे, अगर आपको ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी को क्या लिखूंगा मैं, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने बताया था क्योंकि ए माइनस बी कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस 2ab आएगा और यहाँ कॉस थीटा, एंगल वही होगा, तो ये माइनस हो गया। अब साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर है, तो भैया फिर क्या करोगे, एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, पहला दूसरा क्वेश्चन है ये कंपटीशन का इसीलिए। ठीक है, ऐसे कर दो। तो देखो एक बात बताओ, ये दोनों रूट में, तो इसीलिए मैं स्क्वायर कर दूं दोनों का, दोनों मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायर कर दूंगा, तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। समझ में आ रहा है प्यारे, हाँ आ रहा है। तो आप देखो बढ़िया तरह कटिंग करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मारा, ये भी मर गया, प्लस 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab, ये इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, 0 में 4ab का डिवाइड लगाऊंगा तो क्या आएगा, ये कॉस थीटा इक्वल टू 0, और थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यानी कि ये कंडीशन कब सही होगी प्यारे, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल होगा, तब चाहे इसे सब्ट्रैक्ट कर लो चाहे इसे जोड़ लो, इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, आंसर हो जाएगा बी। तो ये याद भी रखना है तुम्हें, ये केस याद भी रखना है, स्टार मार्क करके लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, या फिर ये लिख लो ए प्लस बी का मॉड ए माइनस बी इज इक्वल व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, है ना। तो ये मैंने बना के भी दिखा दिया तुम्हें। चलो आगे चलो, आगे वाला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन 2 देखो, प्यार से देखो, इतने प्यार से देखो कि क्वेश्चन भी शर्मा जाए ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है भैया, एक पार्टिकल मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से टूवर्ड द ईस्ट एंड इट्स वेलोसिटी चेंज टू 5 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स द नॉर्थ इन 10 सेकंड। ओ माय गॉड, बहुत ही डुप्लीकेट क्वेश्चन है ओरिजिनल बनाना है अब आपको ये माइंड में। देखो ओरिजिनल कब बनाओगे, जब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दोगे। तो आपको मैंने बताया था कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन बनाने वाला, कहना ये चाह रहा है कि प्यारे सुनो, एक पार्टिकल मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है भैया, इसकी बात मान ली हमने, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये ईस्ट की तरफ जा रहा है एंड इट्स वेलोसिटी चेंज टू 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ इन 10 सेकंड। अब ये ईस्ट से तुरंत किधर की तरफ चला गया, नॉर्थ की तरफ प्यारे। कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से।
और टाइम कितना लिया इसने, 10 सेकेंड। ये पता चल गया। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन। तो पहले देखो एक्सेलरेशन खुद वेक्टर क्वांटिटी, और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टाइम, यही होता है। तो एक बात बताओ, ये फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी तो इसकी यही होगी। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे अगर हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों निकालना सिखाऊंगा। देखो अगर हमें एक्सेलरेशन का यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अब समझ में आ रहा है क्या यूज है सब्सट्रैक्शन का। अब देखो यहाँ पे फील लो, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल करूंगा तो क्या होगा, क्योंकि देखो ध्यान देना, यही होता है ना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। पता है ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्लास 10th में पढ़ा होगा, ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी, या फिर ये पढ़ा होगा बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टाइम। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। तो अब देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, माइनस साइन किसके आगे है, ये देखो पहले तो माइनस साइन आ गया भैया, माइनस साइन आगे है इनिशियल वाले के। तो डायरेक्शन किसका चेंज करना पड़ेगा, हमें इसी का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। और डायरेक्शन चेंज करके कैसे कर दूंगा मैं, नहीं ग्रीन से नहीं करूंगा, बकवास क्या ला रहे, एक बार यूज हो गया अब नहीं करेंगे। हाँ तो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ऐसे ही तो माइनस होगा, पहले यूं जा रहा था अब यूं जा रहा है ना। अब देखो डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज होने के बाद एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल कैसे निकालोगे, देखो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोले तो ये साइड में निकालता हूँ थोड़ा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इक्वल टू रूट के अंदर बी इनिशियल का स्क्वायर प्लस बी फाइनल का स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला लाएंगे कॉस थीटा। बी इनिशियल बोले तो 5, यहाँ भी 5 माइनस, अब देखो यहाँ वैल्यू रखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि कॉस थीटा क्या है 90 डिग्री। अगर मैं एक थीटा की वैल्यू 90 रखूंगा तो ये अपने आप 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 पुट कर दो, ठीक है। साफ नहीं दिख रहा हो तो कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ अब देखो, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5√2, तो मैग्नीट्यूड तो आ गया भाई साहब 5√2, कितना आया 5√2। टाइप करने वाले ने बहुत गंदी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे भी 5√2 आएगा, यहाँ भी 5√2 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। तो ऑप्शन में देखो, एक ए ऑप्शन में भी दे रखा है, एक डी ऑप्शन में भी दे रखा है 5√2, ठीक है प्यारे। अब देखो सीखने वाली बात क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दे रखा है। तो गलती यही हो जाती है, गलती डायरेक्शन में हो जाती है। लोग ये सोचते हैं गया ऐसे गया ऐसे, तो लोगों को ये लगता है डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे देखो लोगों को क्या लगता है, पहले ऐसा, पहले ऐसे जा रहा था फिर ऐसे जा रहा था, तो अब जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी यहाँ पे कहीं, पर ऐसा नहीं होता प्यारे, ऐसा नहीं होता। देखो क्योंकि आपने यहाँ पे माइनस का साइन लिया है तो वेक्टर चेंज हो गया, इनिशियल वेक्टर जो है चेंज हो गया, इधर की जगह इधर हो गया है। तो अब क्योंकि माइनस होने की वजह से वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया है, इस वजह से क्या करेंगे, अब पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, तो रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो, है ना। अब ये देखो ये रिजल्टेंट तो ऐसे ड्रॉ हुआ है, यानी कि ये वाला पोर्शन क्या है इसके, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन वेस्ट की तरफ है। देखो ये वेस्ट की तरफ जा रहा हूं ना, इधर इधर किधर जा रहा हूं नॉर्थ की तरफ, और ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में एकदम, इसके वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है। तो इसीलिए क्या कह देते हैं, कभी कभी कह देते हैं कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर ए सही है, आंसर ए एकदम सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन डी गलत है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन था। लोग इसी चीज में गलती कर देते हैं, इसीलिए मैं बार बार क्लैरिफाई कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं लेना, नॉर्थ ईस्ट इसीलिए नहीं लेना क्योंकि हमारा यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, ठीक है। बार बार जोड़ दे रहा हूं इसीलिए भूलना नहीं, इसीलिए डायरेक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ, इधर की तरफ भैया कौन सा है वेस्ट, ऊपर की तरफ भैया कौन सा है नॉर्थ, तो वेस्ट नॉर्थ के बीच में है, तो नॉर्थ वेस्ट भी बोल देते हैं ऐसे, नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट नॉर्थ, ठीक है। कंफर्म, आगे चलें। शाबाश, सीख गए हो।
है कहानी सुनाऊंगी एक मजे से, देखो चलो। हाँ हॉस्टल की सुनाता हूँ अपने की, बड़ी मजेदार कहानी है। एक्चुअली में हुआ क्या, सब तरीके के लोग आते हैं वहाँ पे। मेरे दोस्त थे, 4-6 दोस्त थे, उनमें से एक था, उसका सिंगिंग का बड़ा शौक था और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था, और पर कोडिंग में भी शौक था। तो एक बार क्या, गिटार पे उसने गाना बजा दिया तो एक लड़की बेचारी प्यारी सी फिदा हो गई उस पे, है ना वो कहती है उससे कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, तो वो डेट वेट करने लग गए एक दूसरे को। कॉलेज में तो ये सब नॉर्मल है, चलता है। तो फिर हुआ क्या, उसने कहा चलो फ्रेंडशिप तक तो ठीक है। जैसे ही प्रपोजल की बारी आई, जैसे फरवरी का महीना चल रहा है वैसे ही चल रहा था, है ना, क्योंकि कॉलेज का माहौल ऐसा होता है, गिटार लेके कहीं भी बजाना चालू हो जाते हैं। तो जैसे ही उसने प्रपोज मारा, तब उसने मना नहीं किया, क्योंकि कहीं उसे हर्ट ना हो जाए लड़की को। तो उसने क्या कहा, गिटार पे गाना बजाया, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो मतलब माहौल सा बन गया। लेकिन उसने एक हिडन मैसेज दे दिया लड़की को कि अभी मैं इस काम को करने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा कोडिंग्स वगैरह में करियर बनाना है। और उसकी शायद कॉलेज टाइम की, स्कूल टाइम की गर्लफ्रेंड भी थी, इस वजह से भी। तो बड़ा सच्चा लड़का था, नेक इंसान। तो मैं बता रहा हूँ आपको लोग कैसे कैसे रिप्लाई देते हैं। बहुत अच्छा गाना गाता था, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। तुम्हें इनसे क्या सीखने के लिए मिला? तुम्हें ये सीखने के लिए मिला कि तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड अभी कैरियर है, नीट की परीक्षा है, जेई की परीक्षा है, तो अभी पहली गर्लफ्रेंड पे फोकस करो, फिर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को पटाना, ठीक है। आगे चलो। अ कार गोइंग ड्यू नॉर्थ एट 10 √2 मीटर पर सेकंड। ओके, एक कार किधर की तरफ जा रही है? नॉर्थ की तरफ। भैया लो चल दिए। हाँ, कितनी स्पीड है भैया? 10 √2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, बात मान ली। टर्न्स राइट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ऐसे गई, फिर राइट की तरफ मुड़ गई, यूं राइट की तरफ राइट की तरफ मुड़ गई। क्या सोच रहे हो भैया? वही चीज तो नहीं सोच रहे हो जो अभी बता रहा था, है ना? विदाउट चेंजिंग स्पीड, यानी कि राइट की तरफ मुड़ तो गई है, लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई। जितनी स्पीड यहां थी उतनी ही स्पीड यहां है, ठीक है भैया, बात मान ली हमने। अच्छा, द चेंजिंग इन वेलोसिटी ऑफ द कार इज, पूछा ये जा रहा है कि हमें ये बताओ कि कार की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई। देखो परफेक्ट बात है यहाँ पे। देखो 10 √2 मीटर पर सेकंड ऐसे चला, फिर 10 √2 मीटर पर सेकंड ऐसे चला, यानी कि आप सबको पता है स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, तो ये चेंज नहीं हुआ, तो यानी कि स्पीड नहीं बदल रही, लेकिन वेलोसिटी बदली। पूछो क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदली। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, जो कि डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो हमें यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है। मान लो बी इनिशियल ये है और बी फाइनल ये है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, तो क्या करोगे? बी फाइनल, है ना, क्या करोगे? चेंज कितनी हुई, तो बी फाइनल जितनी थी उसमें से बी इनिशियल घटा दो, तभी तो डेल्टा बी निकाल पाओगे प्यारे, है ना। और इसी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे? पहले सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करोगे? बी इनिशियल, ये वाली है बी इनिशियल, इसका डायरेक्शन कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ से पकड़ के उल्टा कर देना है ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसी के आगे माइनस है। अच्छा प्यारे, बड़ा आसान है। इसके बाद फॉर्मूला लगा दो, बी इनिशियल का स्क्वायर यानी कि 10 √2 का स्क्वायर, बी फाइनल का स्क्वायर यानी कि 10 √2 का स्क्वायर, माइनस 2ab 2 10 √2 इंटू 10 √2 इंटू cos 90। cos 90 तो खुद ही जीरो होता है साला, इसको जीरो कर दो, तो ये हो जाएगा बी फाइनल माइनस बी इनिशियल का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 10 √2 10 √2 बोले तो 200 प्लस 200 रूट के अंदर 400। इसको जब सॉल्व करोगे तो 20 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। क्या आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन डायरेक्शन भी पूछ रहा है इसमें। डायरेक्शन क्या बताओगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लाओगे ना, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है वेक्टर, तो ये किसके बीच में? देखो ये ईस्ट है ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट बोल दे, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे देखो 20 साउथ ईस्ट, 20 मीटर साउथ ईस्ट, अलेवा ए वाला ऑप्शन है, 20 मीटर पर सेकंड साउथ ईस्ट। समझ में आया कितना प्यारा है? 11th वालों पढ़ रहे हो कि नहीं?
हाँ पढ़ रहे हैं ना सर। चलो यहाँ देखो, क्लास 11th वालों के लिए भी है ये प्रश्न भाई। ऐसा मत सोचना कि ये IIT JEE के ही हैं, नीट के ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है। ऑप्शन देख के तुम भी मत घबरा जाना, ये छोटी मोटी चीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूछे जाते हैं। अब पार्टिकल स्लाइड विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एट पी। अच्छा, एक पार्टिकल स्लाइड कर रहा है किसी पॉइंट पी पर 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। व्हेन इट रीच क्यू इट स्टिल मूव एट 5 मीटर पर सेकंड आफ्टर डिस्क्राइबिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट ओ एज सोन इन फिगर। ओहो, इसका फिगर दे रखा था। इसका फिगर था शायद कुछ ऐसा फिगर था। ये पी पॉइंट से एक पार्टिकल चला, ठीक है, और चलते चलते यहाँ पहुंचा मान लो क्यू पॉइंट पर। जहां तक मुझे याद है यही फिगर था। और फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन पी एंड क्यू। तो अब जब पार्टिकल ऐसे जा रहा था उसकी वेलोसिटी बी पी थी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बी क्यू थी। इन दोनों के बीच में जो एंगल दे रखा था वो कितना था, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। प्यारा सा क्वेश्चन है ये, बड़ा प्यारा सा, है ना। फिर कह रहा है फाइंड द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन पी एंड क्यू, अज्यूम दैट द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज सर्कुलर फ्रॉम पी टू क्यू। देखो, पी से क्यू तक जो पार्टिकल ने पाथ फॉलो किया है वो सर्कुलर है, ये अज्यूम करके चलो। ठीक है भैया, हमारा क्या जाता है, कर लेते हैं अज्यूम। तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि एक वेक्टर तो बीपी ये है, कि आपको पता है कि जब सर्कुलर मोशन होता है, मान लो ये पॉइंट है ना, मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में सर्कुलर मोशन करके दिखा चुका हूँ। ऐसे ऐसे होता है ना। तो मान लो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है किसी भी बॉडी का, तो कोई भी पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है जिसका सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी ना वो हमेशा हमेशा टेंजेंशियल होगी, टेंजेंशियल। और ये जो रेडियस है ना, रेडियस इस पॉइंट पर ड्रॉ करोगे तो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये रूल याद रखना। मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर थी यहाँ पे, ठीक है, तो भी ये 90 डिग्री का एंगल था। मतलब रेडियल वेक्टर से और वेलोसिटी का जो एंगल होता है वो 90 का होता है हमेशा। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी एंगल की चर्चा करनी है, एंगल निकालना है हमें यहाँ पे। देखो, बीपी ये और बीक्यू ये है, ठीक है प्यारे। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे ऐसे, और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, है ना। ओके ओके ओके, तो यहाँ से ना हमें कुछ नहीं, हमें यहाँ से एंगल निकालने की कोशिश करनी है। देखो, ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना है, ये भी 90 डिग्री। 90 प्लस 90 180। सेम ऐसे ही, क्योंकि ये एक तरीके से क्या बन रहा है, एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, बोले तो ये हो जाएगा आपका 120। कितना हो जाएगा, 120। और ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। तो आपको दो चीजें पता चल गई। मान लो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी वो, और क्यू पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो वी क्यू, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। और तुम्हें क्या निकालना है अब, बीपी क्या कह रहा है, अज्यूम दैट द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज सर्कुलर। ठीक है ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालोगे, डेल्टा बी इक्वल टू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। बी इनिशियल क्या है, बीपी, ठीक है। तो ये निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया। तो प्यारे कैसे बताओगे, देखो इसका मैग्नीट्यूड बताओगे, रूट के अंदर बी क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस 2BQ BP माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है यहाँ पे, ये माइनस हो रहा है ना, तो माइनस आएगा साइन कॉस थीटा। अब थीटा कितना है, 60 डिग्री, है कि नहीं है। पुट कर दो यहाँ पे यार, क्या शर्माना। 5 मीटर पर सेकंड, व्हेन इट रीच क्यू इट स्टिल मूव एट 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। इसका मतलब ये हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। बताऊंगा आगे, वैसे तो आपने ये सब पढ़ा होगा 9th-10th में, ठीक है। 5 का स्क्वायर माइनस, बस मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि वेक्टर का कैसे इस्तेमाल करते हैं इन सारी चीजों में। cos 60, ओ माय गॉड, 25 25 कितना हुआ, 50, 50 माइनस 5 5 या 25 2 या 50। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसको इससे काटोगे तो ये आएगा 25। तो आंसर खुद आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो इसकी चेंज इन वेलोसिटी में अभी कोई अंतर नहीं आया, 5 मीटर पर सेकंड ही रहा। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए।
आगे क्या था इस गाने के मुझे नहीं पता, आगे चलते हैं, ठीक है। तो मुझे ये भी नहीं पता मैं बेसुरी आवाज में गाना कैसे गा लेता हूँ। तुम भी यही कह रहे होंगे ना, मैं खुद को ही रोस्ट कर लेता हूँ ना है ना। हाँ कर लेना चाहिए, जब जो चीज जो कमियां पता होना इंसान को, वो बड़ी बात होती है, वो बड़ी बात होती है। देखो दो ही चीजें हैं, या तो अपने अंदर की सारी कमियां पता हो आपको, जब सारी कमियां पता है तो बची कुची जो होती हैं अच्छाइयां, उनके बारे में भी पता होता है। और जो इंसान अपने अंदर की कमियां नहीं जान पाता, उसे अच्छाइयों के बारे में ढंग से ज्ञान नहीं होता। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन बिना ज्ञान दिए। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड भी। ठीक है भैया, सर्कुलर पाथ में एक बॉडी मूव कर रही है, यहाँ पे मान लो छोटा सा पार्टिकल है पी, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना, मान लेता हूँ 20 स्पीड से मूव कर रहा है, यही रखा है मान के लेता हूँ। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी एंड व्हेन द एंगल इज डिस्क्राइब एट सेंटर ऑफ द सर्कल इज थीटा। मान लो पहले ये ऐसे जा रहा था, ठीक है, अब ये पहुंचते पहुंचते यहाँ आ गई है बॉडी, कहाँ आ गई है, यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि ये बॉडी यहाँ से चलते 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 यहाँ आ गई, थीटा एंगल चल ली। तो ये क्वेश्चन ना सेम वैसा ही है, सेम ऐसा ही है अभी जैसा, लेकिन यहां जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये जनरल केस है। ये क्या है, जनरल केस। ठीक है, तो देखो यहां से एक फॉर्मूला टाइप का आएगा, वो याद करना चाहो तो याद कर लेना, नहीं ये भी बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, यहाँ पे देखो बी वेलोसिटी से यहाँ पे भी चल रही है, बी वेलोसिटी नहीं बी स्पीड, यानी कि स्पीड का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड सेम है, बी यहाँ पे तो बी यहाँ पे, कोई चेंज नहीं। लेकिन पूछ ये रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ। मैं तो ऐसा मान के चलता हूं, ये इसकी इनिशियल स्पीड है, मान लो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, ये भी है वेलोसिटी या फिर स्पीड, बताओ क्या। ना 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 ना, ये यू आई का मतलब हुआ इनिशियल स्पीड, पूछो क्यों, हमें मैग्नीट्यूड तो सेम दे रखा है ना, तो वही बात करेंगे हम। यू एफ क्या हुआ, फाइनल स्पीड। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं। अब एक बात बताओ मेरे को, इन दोनों के बीच में एंगल देखें कितना होगा, अभी की तरह से बैगनी रंग ले लूँ, ठीक है, ये तो तुम समझ गए, इसे रफ करूँ। मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं ऐसे फिर से एक्सटेंड कर लूँगा और इसे पीछे की तरफ मिला दूंगा, वो इसलिए मेरे को एंगल चेक करना है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये एंगल 90 होगा, मैंने आपको बताया था अभी, ये भी 90 होगा, तो ये तो 180 हो गए, तो बचा क्या। एक और प्रॉपर्टी होती है ना यार, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का एंगल जो है वो होता है, एंगल जो है क्या होता है, बताओ जल्दी से, 180 क्या सम होता है। मान लो अगर ये एंगल है एक्स, ये है थीटा, तो एक्स प्लस थीटा कितना हुआ, 180। ये तो तुम्हें थीटा क्वेश्चन में दे रखा है, एक्स निकालना है, एक्स कितना हुआ 180 माइनस थीटा, हुआ कि नहीं प्यारे, तो ये कितना हुआ 180 माइनस थीटा। आसान है, ये प्रॉपर्टी याद कर लो अभी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, याद कर लो कर लो कर लो कर लो। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी कि सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ कौन सा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, या फिर इसे पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो, ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, हाँ वैसे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो उसके अपोजिट, ये याद हो गया, इसीलिए याद करा रहा हूं कि बाद में दिक्कत ना आए। एक बात बताओ, ये 180 माइनस थीटा, अब एक चीज बताओ प्यारे, क्या ये पूरा एंगल एक ही लाइन पे है, ये पूरा एंगल कितना होता है, एक ही लाइन वाला एंगल 180 डिग्री, तो 180 में से ये वाला माइनस करूंगा तो क्या आएगा, देखो 180 डिग्री माइनस 180 माइनस थीटा, तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस का थीटा, तो ये खुद भाई साहब ये कितना है थीटा। तो आपको ये पता चल गया, एक वेक्टर ये है ना, और एक वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर कौन सा है, ये वाला, इन दोनों के बीच में थीटा कितना है, एंगल थीटा दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, है ना। तो ये तो हो गया, यू बोला है तो यू लिख दे रहा हूँ, लो घबराओ मत, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये तो हो गया अपना यू फाइनल, है ना, ये हो गया यू इनिशियल। अब क्योंकि इनकी टेल टेल से मिल रही है, तो मैं क्या लगाऊंगा, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं ऐसे पैरेललोग्राम बना दूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, फिर यहाँ ये रिजल्टेंट बना दूंगा आर। तो इस रिजल्टेंट को सॉल्व करते हैं, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, रूट के अंदर बी फाइनल का स्क्वायर प्लस बी इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2b फाइनल
बी इनिशियल कॉस थीटा, यही होगा क्या? जल्दी बताओ, यही होगा क्या? नहीं होगा ये, क्योंकि अब हम इन्हें क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो प्लस की जगह कौन सा साइन आएगा? माइनस का। तो यहाँ पे यार इतना तो दया कर लो, इस पे माइनस का साइन लगा लो। पूछो क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्शन नहीं चेंज की एंगल यही वाला ले रखा है इसीलिए, है ना। तो यहाँ अपने आप माइनस का साइन लगा लिया करो। अगर डायरेक्शन चेंज कर दी हो फिर जो एंगल लिया हो एक्यूरेट, तो मत किया करो, ठीक है। चलो आगे देखो, यू, इसे बी बोल रखा है ना सब, ये यू है, ये यू है, इसे बोलेंगे बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दिया क्या है? बी वी, ठीक है, माइनस 2v² कॉस थीटा। ओके प्यारे, ये हो जाएगा 2v², ये भी 2v² कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी पता है? बताऊं कौन सी? देखो, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है, 10th क्लास के बच्चे हो इसलिए मैं शानदार तरीके से बताऊंगा। कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं? है ना। एक बात बताओ, ये डबल एंगल का फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पे कॉस 2 थीटा की जगह लूंगा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ थीटा था तो ये हो जाएगा थीटा/2। अब इस कॉस थीटा को इधर ले जाऊंगा और ये वाला इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी ना, तब भी पढ़ाया था। और बेहतरीन बात पता है क्या है? इसका बार बार यूज होगा फिजिक्स में, इसीलिए डायरेक्ट याद कर लो कि 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 के बराबर। तो देखो, तो जब सॉल्व करेंगे 2b², इसको कहाँ पुट करना है? इसको किधर पुट करना है प्यारे? इसको यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो क्या करोगे? 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन मैं वक्त इसीलिए ले रहा हूँ समझाने में कि आपको समझ में आ जाए। 2 2 जा 4, रूट के अंदर से 4 निकालेंगे तो 2 बार निकलेगा और बचेगा क्या? b² को भी निकाल देंगे तो 2b हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा 2 क्या हो जाएगा? थीटा/2। तो ये हो जाएगा आपका 2b साइन थीटा/2, ठीक है। तो आंसर क्या आया प्यारे? 2b साइन थीटा/2। याद भी कर सकते हो, ये याद भी कर सकते हो, 2b साइन थीटा/2, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो आप कि कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर चेंज इन वेलोसिटी पूछी जाए किसी भी 2 पॉइंट के बीच की, ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। लिख लो यहां पे, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म, ठीक है, सर्कुलर मोशन इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब डायरेक्शन निकालने का काम कैसे करना है? इसी ग्राफ की सहायता से डायरेक्शन निकालोगे। कैसे निकालोगे प्यारे? कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है? इनिशियल वाला वेक्टर माइनस हो रहा है, यानी कि ये वाला माइनस हो रहा है। तो अब की बार कुछ नहीं करना है, इस इनिशियल वाले वेक्टर को ऐसे ऊपर ले जाना है ना। इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो मान लो ये कुछ होगा, ये जो एंगल होगा थीटा डैश, या फिर इसको बोल देता हूँ मैं अल्फा, क्या बोल देता हूँ? अल्फा। तो ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। अल्फा एंगल निकाल दोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा आपको यूनिट वेक्टर, एकदम खुल के पढ़ाऊंगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के बारे में भी बताऊंगा, वहां आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बताऊंगा, और हम कंपोनेंट के बारे में समझेंगे, या फिर ये कह लो कि वेक्टर्स को ऐड करने के एक अलग मेथड के बारे में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर कोसाइन रूल और साइन रूल, फिर इस चैप्टर को एंड कर देंगे, लामीज थ्योरम भी उसमें पढ़ लेंगे। फिर क्या है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे। तो ये 10-11 क्लास हो जाएंगी मस्त एकदम बढ़िया, जिसमें आप बवाल काट दोगे। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।